नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अलीगढ़ की एक और घटना के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। बात 14 जुलाई 2017 की है। गांव गढ़िया भोजपुर, थाना जवां, जिला अलीगढ़। सुबह लगभग 9:15 बजे गांव में हल्ला गुल्ला हुआ कि मछला को मार दिया, मछला को मार दिया। मछला गांव में इसको सब लोग जानते थे। बहुत तेज, फैशनेबल और जानकार लड़की थी जो वहाँ महिलाओं की के बीच में बड़ी लोकप्रिय थी। थानाध्यक्ष था उस समय अमित यादव। वो फोर्स के साथ वहाँ पहुँच गया और काफ़ी भीड़ भाड़, बहुत तंग रास्ते थे गांव में भीतर जाने के, बहुत घना बसा हुआ गांव था। मैं ऑफिस के लिए निकल ही रहा था, जैसे ही सूचना मिली मैं जमा की तरफ निकल गया और वहाँ से सीधे उस गांव में पहुँचा जहाँ ये घटना हुई थी। घर में घुसते ही बाहर की तरफ जो कमरा था उस पे खाट पे एक शव पड़ा हुआ था। प्रथम दृष्टया देखने में उसके चेहरे पर 10-20 कट मार्क, किसी शार्प एज्ड वेपन से मारी गई या पहुंचाई गई चोट थी। इसके अलावा शरीर में भी और कई जगह कट के निशान यानी चोट के निशान थे। पूरा शरीर तो खून से लथपथ ही था। नीचे खाट से होते हुए फर्श पर ये खून बिखरा हुआ था। शरीर के और तमाम अंगों पर भी प्रहार किए गए थे जो कटमार के रूप में दिखाई दे रहे थे। लड़की के पिता, लड़की का नाम मछला था, जैसा मैंने आपको बताया। सभी लोग मछला मछला कह के बता रहे थे। और लड़की के पिता राजेश सिंह, उनको पुलिस अपने साथ FIR लिखाने के लिए ले गई। थाने पर उन्होंने FIR दर्ज कराई, क्राइम नंबर 342/17, धारा 302, थाना जवां। अज्ञात के विरुद्ध ये FIR लिखाई गई। बाकी सारी SOP उसी तरह। फॉरेंसिक की टीम, मोबाइल लेबोरेटरी थी वो पहुंच गई, स्नाइपर डॉग था वो पहुंच गया। फॉरेंसिक की टीम ने वहाँ पर ब्लड के स्टेन्स, जो वहाँ जो प्लेन सरफेस मिला उसमें निकालने की कोशिश की। फिंगरप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स जो पहले के मौजूद थे उनको भी निकालने की कोशिश की। लड़की के फोटोग्राफ, घटनास्थल की बहुत अच्छे से वीडियोग्राफी, ये सब चीज़ें की गई। डॉग स्क्वाड थोड़ी देर में पहुंचा, लेकिन तब तक वहाँ सैकड़ों लोग उस गली में, उस घर में आ जा चुके थे। जब फॉरेंसिक टीम ने पहुंच के वहाँ पर सीन ऑफ क्राइम को सिक्योर किया था, येलो यानी पीले रंग के फीते को लगा के, और वो अपना वहाँ तक गया जहाँ उसकी बॉडी पड़ी थी। कुछ कपड़ों को उसे सेंट के रूप में उसे सुंघाया गया। वहाँ से बाहर निकला और छोटी सी गली में आते ही फिर वहाँ कभी इधर कभी उधर कुछ कंफ्यूज सा हो गया। हैंडलर ने, जो डॉग के हैंडलर होते हैं, जिनका कहना वो मानते हैं, जो उनको हैंडल करते हैं, उनको कमांड देते हैं, उनके कमांड पे वो चलते हैं। हैंडलर से पूछा गया कि भाई ये क्यों बहुत कंफ्यूज हो रहा है, तो हैंडलर ने बताया कि साहब यहाँ इस बीच में ऐसा लगता है कि तमाम डीजल पेट्रोल की गाड़ियाँ आई गई हैं और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के तेज महक से ये इसकी जो सेंट का ट्रैक होता है वो लॉस हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है, वो उसके आगे बढ़ नहीं पाता। यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का उसकी जो महक है वो ओवर पावर कर देती है जेन्युइन सेंट ट्रैक को, जो सुंघा के उसे आगे बढ़ाया जाता है। कभी कभी बड़ी इम्पॉर्टेंट क्राइम में, जहाँ क्रिमिनल बहुत चालाक और बहुत तैयारी के साथ कोई क्राइम करते हैं, तो बाहर निकलते समय वो मिट्टी का तेल या पेट्रोल डाल देते हैं ताकि अगर स्नाइपर्स का प्रयोग किया जाए तो वो इसके आगे न बढ़ पाएँ। विदेशों में आप अगर क्राइम सीरीज़ कोई देखते हो तो ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। हालांकि भारतीय स्नाइपर डॉग्स की जो ट्रेनिंग होती है उसका जो बड़ा इंस्टीट्यूट है वो BSF का टेकनपुर में है। इसके अलावा ग्वालियर और भोपाल में भी डॉग्स ट्रेनिंग स्कूल हैं, जहां देश भर से लोग अपने अपने जो डिफरेंट स्टेट पुलिस हैं, डिफरेंट यूनिट्स हैं,
रेलवे के जो आरपीएफ है वो भी अपने डॉग्स को ट्रेन कराती है। आप देखते हैं कभी किसी सूचना पे जो उनके खोजी कुत्ते होते हैं, स्नाइफर डॉग्स होते हैं, उनको ट्रेन के कंपार्टमेंट्स में घुमाया जाता है। वो विस्फोटक की तलाश में और नारकोटिक्स की तलाश में वो इसके लिए स्पेशली ट्रेंड होते हैं। उनकी ट्रेनिंग भी इन्हीं जगहों पर होती है, टेकनपुर, ग्वालियर और भोपाल में, जहाँ पर डॉग्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं और बहुत बड़े बड़े हैं। उसका वो ट्रेनिंग का पैसा लेते हैं, संबंधित यूनिट उसका पैसा अदा करती है और हैंडलर उनका होता है, उस यूनिट का होता है, जो बाद में भी ट्रेनिंग के बाद भी उस कुत्ते के साथ रहता है। उसके केनल की कैसे देखभाल की जाएगी, कितनी डाइट होगी, और अगर कोई परेशानी होती है उसमें कॉमन जो दवा है वो कौन सी इस्तेमाल होती है, कितने कितने दिन पर इसको वेटरनरी डॉक्टर देखने आते हैं। बताने का आशय ये कि इतने घने, क्लोज और सेंसेशनल हत्या में भी वो स्नाइफर डॉग आगे नहीं बढ़ पाया। फिर वही पुराना जो राग है कि पोस्टमार्टम के पहले पंचायतनामा किया गया, बॉडी को सफ़ेद कपड़े में सील किया गया। दरोगा जी जो उसका पंचायतनामा करते हैं उसमें अपनी मोहर लगाते हैं, लाख जो होता है जिसको मोमबत्ती से पिघला के, और जो जॉइंट के स्थान होते हैं, सिले हुए स्थान होते हैं, उस पर टपकाया जाता है, उसके ऊपर अपनी मोहर लगाई जाती है। इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जब वो डॉक्टर को पोस्टमार्टम के लिए हैंडओवर करेंगे और वो बॉडी को रिसीव करेगा तो वो जो सील लगी है उसका भी मिलान करेगा कि देने वाले व्यक्ति ने जो सील इसके साथ दी है, हैंडओवर करने की जो रिपोर्ट होती है, वो सील एक कागज़ में उस सील का नमूना दिया जाता है, नमूना सील मोहर दिया जाता है, उसको डॉक्टर मैच करते हैं कि उसी व्यक्ति ने जिसने ये पंचायतनामा लिखा है ये उसी की सील या उसी की लगाई हुई सील है अथवा नहीं। खैर शाम तक पोस्टमार्टम हो गया, बॉडी आ गई, भारी संख्या में लोग उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुए, लेकिन पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया था। गांव में मुखबिर मामूर कर दिए गए, साजे में लोगों को भेजा गया, कुछ महिला कांस्टेबल्स को भेजा गया, कुछ जो थानाध्यक्ष के व्यक्तिगत संबंधों वाले लोग होते हैं उस गांव के आसपास, कभी कभी प्रधान, कभी जो वहाँ पंचायत सेक्रेटरी होता है, कोटेदार होता है, जो अर्ध सरकारी रूप से काम करते हैं, जिस पर सरकार का नियंत्रण तो होता है लेकिन वो सरकारी कर्मचारी नहीं होते हैं, तो उनको भी लगा के ये कोशिश की कि ये पता लगे कि आखिर इतनी घनी बस्ती में एक लड़की की नृशंस हत्या हुई और किसी ने देखा नहीं कि कौन वहाँ से निकला, कौन गया, जबकि ऐसा संभव गांव में कम से कम ऐसा संभव नहीं होता है। खैर दिन में ही मुखबिर मामूर किए गए। शाम को अंत्येष्टि के बाद मुखबिरों ने आके सूचना दी कि साहब मृतका के घर के ठीक सामने, बिल्कुल अपोजिट, क्योंकि गली पतली है तो बिल्कुल एक दूसरे के घरों में झांकने की पूरी गुंजाइश रहती है, वहाँ पर एक लड़का रहता है विनेश उर्फ बंची, जिसके पिता का नाम लटूरी सिंह है। उसका मकान है। उस लड़के से इस लड़की के संबंध बहुत दिनों से चल रहे थे। हालांकि कोई विपरीत बात नहीं बताई मुखबिरों ने। उन्होंने कहा साहब इसके संबंध हैं, ये तो पूरा गांव जानता है। लेकिन गांव वालों को ये कहना है कि अगर इसने कुछ किया होता तो जैसे ही हल्ला मचा कि मसला की हत्या हो गई, ये फ़ौरन आ गया, मसला की लाश के पास भी खड़ा रहा, और पूरा टाइम जब पुलिस आई है, फॉरेंसिक की टीम आई है, डॉग स्क्वाड आया है, उस पूरा टाइम ये मसला के घर वालों के साथ रहा। जिस किसी ने कुछ पूछने की कोशिश की मसला के बारे में कि क्या करती है, कितने बजे आई, कहाँ गई, वो उसका जवाब वही दिया करता था। तो इससे एक बात तो साफ है कि ये लड़का उसके कांटेक्ट में, मृतका के यानी मसला के कांटेक्ट में था। लेकिन प्राइमा फेसी मुखबिरों की सूचना के अनुसार ये तुरंत का तुरंत आ गया था, इसलिए इसकी संभावना बहुत कम है कि इसने कुछ किया हो। ये शंका फिर शाम को तमाम बातचीत के बाद मुखबिरों से ये व्यक्त की गई कि ये दो ही तरह से संभव है, या तो विनेश को कुछ पता हो, उसने देखा हो लेकिन वो बता न रहा हो, या दूसरा घर के ही किसी सदस्य द्वारा ये किया गया हो, इसीलिए गांव के किसी व्यक्ति ने किसी को भी उस तरफ जाते हुए या वहाँ से आते हुए नहीं देखा। गांव के लोगों, जो उसके परिवार के, जब ये तय हो गया कि ऐसा लगता है कि भीतर का काम है, ये गांव के ही किसी उसके घर के ही किसी परिवार के ही किसी आदमी ने ऐसा किया है,
नहीं तो किसी न किसी ने देखा होता, हर गांव में पार्टी बंदी होती है, हर गांव में गुट होते हैं, हर गांव में एक दूसरे को ज़मीन जायदाद को लेके कुछ न कुछ रंजिश लोग मानते हैं, भीतर से ही सही। खैर, उनके घर वालों को सबको बुलाया गया, अलग अलग उनसे पूछताछ की गई। उसके बाप को, माँ को, भाई को, एक बहन भी आ गई थी, उसको भी, सबको बुला के पूछताछ की गई। पूछताछ से एक बात ये कॉमन आई कि इसके वीरेश से बहुत अच्छे संबंध थे। ये भी बात आई कि ये दोनों शादी भी करना चाहते थे। ये भी बताया गया कि पहले दोनों के परिवार राजी नहीं थे, लेकिन इस बीच में दोनों ने अपने अपने परिवार पे इतना दबाव बनाया था कि परिवार ने कहा था ठीक है, जब तुम लोग यही करना चाहते हो तो हम शादी कर देंगे। इतनी बात ज़रूर वहाँ से सभी परिवार वालों से, लेकिन परिवार वालों को भी यही कहना था कि लगता नहीं है कि इसने कोई इस तरह की बात की है। ये हो सकता है कि इसने किसी को बुलवा के ऐसा किया हो, किसी बात से परेशान होकर, और जो भी बात रही होगी वो इन्हीं दोनों के बीच में है, हम लोगों की जानकारी में नहीं है। इसी तरह वीरेश के परिवार वालों को बुला के बात की गई और बहुत ज़्यादा लंबी बात करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। ग्रामीण परिवेश के लोग थे, थोड़ी सी बात की तो बात ये क्लियर हो गई कि इन दोनों के संबंध थे, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा था कि मारा किसने। परिवार वालों ने कुछ बातें और भी बताईं। उन्होंने कहा साहब, इन दोनों पे इतना ज़्यादा आपस में तालमेल था कि जब हम लोग राज़ी नहीं हुए तो इनके घर वालों ने, लड़के के घर वालों ने लोगों से बातचीत की कि अब हम लड़के की शादी करेंगे। इस बीच में 3 रिश्ते आए। 2 रिश्तों में जब इसको पता लगा कि लड़की इसके वीरेश का रिश्ता आया है, कोई लड़की वाले आए हैं, ये खुद उनके सामने चली जाती थी, हल्ला गुल्ला करती थी कि ये शादी नहीं हो सकती है, ये शादी बिल्कुल नहीं, और ऐसा है वैसा है, मैं सुसाइड कर लूँगी, मैं मर जाऊँगी, इस तरह की बातें वो करती थी। तो लोग वहाँ से बिदक के चले जाते थे कि भाई ये कुछ मामला गड़बड़ है, यहाँ अपनी लड़की भेजना ठीक नहीं है। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि एक बार एक परिवार यहाँ आया था जिसको ये पता था कि ये लड़की बार बार आपत्ति करती है जब भी कोई रिश्ता आता है। इस तैयारी से वो आए थे कि अगर वो कुछ करेगी तो हमें शादी तय करनी है और अपनी लड़की की शादी विनेश से करनी है। थोड़ी देर तक तो उसने अपना ड्रामा किया। बिल्कुल ठीक सामने ही घर था, इसको पता लग जाता था कि लड़की वाले आए हैं। गांव का माहौल भी ऐसा होता है, अंदाज़ लग जाता है, एक दूसरे को लोग बता भी देते हैं, छिपाने की गुंजाइश बहुत कम होती है गाँव में। तो जब पता लगा तो ये गई, इसने फिर वही कहा कि ये शादी हम नहीं होने देंगे, इस तरह की बातें करती रही। खैर, लड़की वाले थे वो अपनी बात करते रहे। थोड़ी देर में ये विनेश का हाथ पकड़कर बाहर ले आई, खींच ले आई, और लड़की वाले भी बैठे थे और विनेश के पिता और बाकी लोग भी बैठे हुए थे। खींच के जब बाहर ले आए और हाथ में उसके हंसिया लेके आई थी, हंसिया पकड़ाया और उसने कहा ठीक है, तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की जिद है कि तुम शादी करोगे, तुम बिल्कुल शादी कर दो, पहले मुझे मार दो तब शादी करो, मेरे जीते जी तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते। तो फिर ये दोनों घर वालों से बातचीत करने पे ये लगा कि इनका लगाव इतना ज़्यादा था, और इस बात पर फिर जब ये हुआ कि भाई बदनामी हो रही है गांव में, बार बार जो लड़की वाले रिश्ता देखने के लिए आते हैं उनको ये मना करा देती है, उनके सामने तमाम तरह की ड्रामेबाजी करती है, तो अब बेहतर ये है कि इन दोनों की ही शादी कर दी जाए। ऐसा दोनों परिवार वालों ने बताया कि हम लोग लगभग ये तय कर चुके थे कि अब हम इनकी शादी कर देंगे। फिर जब ये बात पता लग गई कि इस तरह का संबंध लड़का और लड़की के बीच में था, जो आमने सामने रहते थे, दोनों के बाहर की तरफ खिड़कियां थीं, दोनों के कमरे बताया गया बाहर की ही तरफ थे, और जो बाकी गांव के लोग थे जो हर इस तरह के रिश्तों पर बहुत निगाह रखते हैं, जो यंगस्टर्स थे, उनसे सिपाहियों ने जो पूछताछ की उनसे भी पता लगा कि साहब ये दिन भर या तो एक दूसरे के घर में रहते हैं या खिड़की दरवाजे से ताक झांक करते रहते हैं, लेकिन सब ने ये कहा कि ऐसा लगता नहीं है कि विनेश ने ऐसा कुछ कराया होगा। खैर, तुरंत विनेश को गाड़ी भेज के बुलवाया गया, घर ही पर था वो, उसको बुलवाया गया, उससे बातचीत शुरू की। उसने बताया कि साहब मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता हूँ, ठीक ठाक पैसा हमें मिल जाता है, मैं बहुत थोड़ा पैसा अपने घर वालों को देता हूँ, बाकी सारा पैसा मैं मसला पर लगा देता हूँ। उसने बताया कि मसला बहुत तेज, शार्प, बहुत फैशनेबल
और गहने और कपड़ों की उसके अंदर बहुत ज़्यादा लालच कह लीजिए या बहुत शौकीन थी। समय समय पर उसको जब भी वो उस पे मोबाइल पर कोई फ़िल्में इत्यादि देखती थी तो उस तरह के कपड़े की डिमांड करती थी और मैं उसको वो कपड़ा लाके दिया करता था। चूँकि लड़की के परिवार वाले से वही फीडबैक आया, लड़के के परिवार वाले से वही फीडबैक आया, मोहल्ले वालों से वही फीडबैक आया कि ये एक दूसरे को बहुत चाहते थे। तो ये मान लिया गया कि इन दोनों की इस चाहत या इन दोनों के इस अंतरंगता या इन दोनों के इस संबंध से जो चिढ़ता रहा होगा, संभवतः उसी ने लड़की की हत्या की होगी। तो इसी इसी अंदाज से या ये ध्यान में रखते हुए वीरेश से पूछताछ की गई, सामान्य पूछताछ की गई, पूरा बैकग्राउंड पूछा गया। उसने सब बताया कि कब उसने इसको अंगूठी बनवा के दी, कब वो इसके लिए कौन सा कपड़ा ले आया, कब इसके लिए जूता ले आया, कब कब इसे पास में जो गांव के मेले लगते हैं कब कब घुमाने ले गया, और पिछले 3-4 सालों में वो बताता रहा काफ़ी पैसा उस पर उसने खर्च किया है। वो अपने लिए भी और अपने घर वालों के लिए भी कभी कभी कपड़े, सामान और गहने मंगवाया करती थी। ये पूछे जाने के कि भाई इतना खर्च करते थे तुम और ये तुम क्यों बर्दाश्त करते थे इसके इतने नखरे, तो बोले सब सिर्फ इसलिए कि हमारी इससे शादी हो जाए। अब धीरे धीरे सब लोग राज़ी हो गए थे और शादी हम लोगों की करने वाले थे घर वाले। हम नहीं चाहते थे कि बिना घर वालों की मर्ज़ी की शादी हो, क्योंकि दोनों लोग आमने सामने रहते हैं। अगर दोनों में से किसी परिवार की मर्ज़ी नहीं होगी तो वहाँ हम लोग नहीं रह पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। फिर उससे बार बार ये पूछा जाने लगा, भाई ये बताओ कि तुमसे चिढ़ता कौन था, या लड़की से चिढ़ता कौन था, या तुमको कभी किसी ने मना किया हो कि तुम उस लड़की से संबंध अपना विच्छेद कर लो, या लड़की को किसी ने कहा हो। पुलिस ये जानना चाहती थी, जो इंट्रोगेशन करने वाले थे, कि आखिर कोई रास्ता खुले, ये तो पता लगे कि इसको जो मारा है उसका फ़ायदा या नुकसान क्या होगा। खैर वो इसके बारे में वो कुछ नहीं बताता था। हालांकि जो इंट्रोगेटर थे, जो इंट्रोगेट कर रहे थे वहाँ पर विशेषज्ञ लोग, उनका ये मानना था कि कुछ ये जो है कुछ चीज़ों को स्किप कर रहा है। हालांकि ज़्यादा जोर देने पर वो कुछ न कुछ उसके बारे में जो पूछा जा रहा है बता देता है। तो जब बार बार रिपीट किया गया तो उसने कहा, साहब हमें यहाँ मोहल्ले में, गांव में, या हम लोगों के साथ लिखने पढ़ने वाले या काम करने वाले किसी पर हम लोगों को कभी किसी ने न मना किया, बल्कि हर बार लोग यही ताना देते थे, शादी कब करोगे। लड़की से भी यही कहते थे और मुझसे भी यही कहते थे। तो हम लोग इसका हंस के टाल देते थे, और अब हम लोगों ने अपने परिवार पर पर्याप्त दबाव बना लिया था कि हमारी शादी कर दी जाए। लेकिन इसकी एक बहन है जो छतारी में ब्याही हुई है। वहाँ के कुछ लड़के हैं जो हम लोगों के जो संबंध हैं इसका विरोध करते थे। तो उससे पूछा गया कि भाई कौन लोग हैं, उनका सब नाम पता मुझे नहीं पता। मुझे मसला नहीं बताया था कि कुछ लोग फ़ोन करके उसे ये कहते हैं कि तुम उससे संबंध अपना विच्छेद कर लो, उससे संबंध मत रखो, नहीं तुम्हारा नुकसान होगा, ऐसा मुझे मसला ने बताया था। तो एक छोटा सा सुराग ये मिला कि ये बात कहीं न कहीं इसकी बड़ी बहन जहाँ छतारी में ब्याही है, छतारी गांव है, बड़ा फेमस है, और वो पहले का रजवाड़ा हुआ करता था और कोई राजा छतारी हैं, आज उनका भी पैलेस और उनके भी वंशज वहाँ पर मौजूद हैं। पढ़े लिखे लोग हैं, बड़ा ख़ानदान है जो राजा छतारी का कहा जाता है, पुराना ट्रेडिशनल गांव है। तो छतारी का जब पता लगा कि उसके बहन के यहाँ कोई है जो इन लोगों से चिढ़ता था, तो फिर पूरी टीम छतारी की तरफ चली गई। उसको घर जाने दिया गया, वीरेश अपने घर चला गया। छतारी पहुँचे, छतारी उसके पहले बहन तो उसकी यहीं आ गई थी अपने बहन की हत्या को सुन के। वहाँ और घर वालों से बातचीत की गई तो ये बात थोड़ा थोड़ा निकल के आई कि अभी कुछ दिन पहले जब इसकी बड़ी बहन को डिलीवरी होने वाली थी, उसको बच्चा पैदा होने वाला था, तो देखभाल के लिए मछला अपने गांव से यहाँ आई तो वो 4-6-10 दिन के लिए थी, लेकिन काफ़ी टाइम रुक गई थी, करीब 20-25 दिन में यहाँ रुकी रही। और उसी बीच में इसको गांव से बाहर और भीतर आते गांव के लोगों ने 2 लड़कों के साथ देखा था जो इसी गांव के थे, बाहर का कोई नहीं था, वो नोन लोग थे। खैर उनका नाम पता पूछा गया और उनको बुलाया गया। पुलिस उन्हें पास के थाने में ले गई ये पूछने के लिए कि तुम इसको ले जाते थे, तुम्हारे कैसे संबंध थे।
तो फिर उन्होंने पहले तो उनसे थोड़ी वैसी पूछताछ की गई और फिर अच्छी वाली पूछताछ शुरू हुई और हम लोगों को लगा कि शायद अब हम अपनी जगह पे पहुंच गए हैं और अब ये हत्या का राज खुल जाएगा, हत्या पर से पर्दा उठ जाएगा और इस हत्या का हम अनावरण कर सकेंगे। क्योंकि दो लड़के जिनके बारे में गांव में ये फुसफुसाहट थी कि मछला कभी कभी इनके साथ मोटरसाइकिल पर बाहर जाते हुए बाज़ार की तरफ भी देखी गई है और वो दोनों गांव में मौजूद हैं। तो उनसे उन्होंने बताया कि साहब करीब ये 1 महीने से थोड़ा कम अपनी बहन के यहाँ रही। गांव में चूँकि वही तंग सकरी गलियां हैं, आते जाते हम लोगों ने इसको देखा, छींटाकसी फप्तियों में इसने बात करनी शुरू कर दी। जब हम लोग थोड़ा सा और नज़दीक हुए तो इसने फ़ौरन कहा कि हमें पहले चल के ख़रीदारी कराओ, हमें बढ़िया अच्छा सूट और ये चीज़ें लेनी हैं, हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। ये दोनों उसको अपनी मोटरसाइकिल से बाज़ार कह के ले गए, घर वालों को बता के कि बाज़ार जा रहे हैं। ये अलीगढ़ चले गए। अलीगढ़ में ये इनसे शॉपिंग कराई, दसियों हज़ार रुपए के कपड़े, गहने और तमाम चीज़, घड़ी, ये सब उसने उन दोनों लड़कों से खरीदवाई। और फिर उन दोनों ने बताया कि उसके बाद हम लोग इसको लेके एक होटल में चले गए, वहाँ रहे और फिर शाम को इसको लाके इसकी बहन के घर पर छोड़ दिया। और फिर ऐसा हम लोगों ने 3 बार इस बीच में 15-20 दिन के बीच में 4-5 दिन वो छोड़ के जब उसकी बहन को बच्चा हुआ था और 3 बार हम उसे लेके गए और तीनों बार उसने बहुत लंबा चूना हम लोगों को लगाया, काफ़ी पैसा हमारा खर्च कराया। इसी बीच में इनका ये कहना था कि इसी बीच में एक दिन मसला ने हमको फ़ोन किया और उनमें से एक को फ़ोन किया और कहा कि भाई एक लड़का हमको वहाँ भी तंग करता था, हमारे गांव में भी, अब यहाँ तक आ गया और मैं बहुत परेशान हूँ, मैं इससे मिलना नहीं चाहती हूँ, ज़रा से इसको आके सबक सिखाओ ताकि ये दोबारा कभी ना आए। खैर तब तक वो इससे मिल के वापस निकल रहा था, उन दोनों ने इसको पकड़ लिया, इसको थप्पड़ से लात घूंसों से मारा और इससे कहा कि तुम कैसे आ गए इस गांव में। उसने बताया कि साहब मैं कुछ कपड़ा मुझसे इसने मंगवाया था, वो कपड़ा मैं इसको देने आया था। तो उन्होंने मार पीट के ये वार्निंग दे के छोड़ दिया कि खबरदार अब दोबारा कभी इस गांव में दिखाई मत पड़ना, अगर दिखाई पड़ गए तो अब की बार तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। खैर वो उन दोनों का कहना है कि उसके बाद फिर वो चला गया। लेकिन फिर 4-6 दिन बाद एक दिन देखा वो शहर की एंट्री में ये लोग बाहर निकल रहे थे, वो दिखाई पड़ गया भीतर आ रहा है, इसको वहीं पकड़ लिया इन लोगों ने और उसे मारना शुरू किया और उससे कहा कि जब ये मना कर दिया गया कि तुम इस गांव में नहीं आओगे तो फिर तुम यहाँ दोबारा कैसे दिखाई पड़े। तो उसने कहा भैया पिछली बार भी मैं उसको कपड़ा देने आया था, इस बार उसने फ़ोन करके जो नवजात शिशु इनके यहाँ पैदा हुआ है उसके उपलक्ष्य में एक करधनी, एक चेन और एक अंगूठी भेजने के लिए कहा था, बनवा के भेजो, वही बनवा के हम लाए हैं उसको देने के लिए। उन लोगों ने कहा कहाँ है, उसने निकाल के दिखाया है वो सुनार, देशी सुनार जो लाल रंग के कागज़ में एक पन्नी में लपेट के इस तरह का सामान देते हैं, उसने दिखाया वो तीनों चीज़ मौजूद थी। इसको उठा के वहाँ पास में एक किसी कमरे में ये लोग ले गए, वहाँ काफ़ी मारा। ये बार बार गिड़गिड़ाता रहा कि आप पहले मसला से एक बार पूछ लीजिए। इसी बीच उन दोनों में से किसी एक ने मसला को फ़ोन किया कि तुमने किसी को, क्या उसी लड़के को तुमने फिर गहने के साथ बुलवाया था क्या? तो उसने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि वो आ गया है, हमने उसको एक कमरे में बंद कर दिया है। उसने कहा बस 2 मिनट रुको, मैं आ रही हूँ। मसला खुद पहुँच गई और उसने कहा कि क्या ले आया है देखें, और जैसे ही वो तीनों चीज़ें उसके हाथ में आई उसने मुट्ठी बंद कर ली। उसने कहा कि देखो ये बहुत बदमाश है, ये ज़बरदस्ती हमको छेड़ने के लिए ये बनवा के लाया है, इसको इतना कूटो कि ये दोबारा ना आए। फिर उन दोनों ने काफ़ी उसकी पिटाई की और मसला वो गहना लेके वापस अपनी बहन के घर चली गई। थोड़ी देर में जो लड़का आया था उसने मिन्नत की और उसने अपनी पूरी बात बताई कि मैं इस तरह से इसके घर के ठीक सामने रहता हूँ, मेरे इसके संबंध हो गए हैं और ये जिस समय इसको अपने बहन के यहाँ जाने के लिए कहा गया, ये मेरे पास आके बहुत रोई और इसने कहा कि मुझे वहाँ कौन पैसा देगा, हमारी बहन तो इतना पैसा देंगी नहीं और तमाम सामान लाना पड़ेगा, वहाँ बहन को बच्चा होने वाला है, हमें 4,000 रुपये दे दो। मैंने उसको 4,000 रुपये दिए। फिर उसने कहा कि हम जो कपड़े यहाँ से हमारे पास 3-4 हैं वही लेके जा रहे हैं, तुम 2-3 दिन में हमें सूट और बाकी और कपड़े जो हैं वो वहाँ आके दे जाना। तो मैं जब
तो ये जो है कपड़े दे जाना, ये बात उसने उन दोनों लड़कों को इसने बताई कि तब मैं वो देने गया था, फिर मैं उसको ये गहने देने गया था। तो इन दोनों लड़कों की समझ में आ गया कि ये बेवकूफ़ बना रही हमें भी और इसे भी। और इन दोनों का कहना है कि उसके बाद इसको हम लोगों ने जाने दिया कि अब चले जाओ, अब तुम इसके कहने पर भी यहाँ मत आना, नहीं तो तुम्हें फिर परेशानी होगी। अभी हम लोगों से कहा है ये किसी और से तुम्हें पिटवा देगी। तो खैर उसके बाद हम लोगों ने अपने नंबर बंद कर लिए, इसका नंबर ब्लॉक कर दिया। ये दूसरों के नंबर से मैसेज करने लगी और फिर ब्लैकमेल करने लगी कि अगर बात नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूँगी, तुम लोगों का नाम लिख के जाऊँगी। तो हम लोग और डर गए। हम लोगों ने इससे बिल्कुल कोई भी इसका मैसेज, कोई भी इसकी कॉल, दूसरे नंबर की कॉल हम दो लोगों ने उठानी बंद कर दी। एक दिन उनमें से एक के यहाँ ये दरवाजे पर पहुँच गई और इससे मिलने की कोशिश की। इसने पहले ही मना, इन लड़कों ने कहा कि हम लोगों ने पहले ही मना कर दिया था कि इस तरह की कोई लड़की आती है तो उसको बताइए हम घर पे नहीं हैं। फिर वहाँ चली गई। 2 ही 3 दिन बाद ये वापस चली गई अपने घर, और फिर 1 हफ्ते बाद ये सूचना मिली कि इसकी हत्या हो गई है। फिर जब ये बात उन लोगों ने बताई तो उनके साथ फिर और अच्छी और कड़ी वाली पूछताछ शुरू की गई कि इतना तक तो बताया, अब वो हत्या करने वाला पोर्शन ये मिस कर रहे हैं, इसका मतलब ज़रूर इन्हीं का हाथ रहा होगा। फिर उनसे अच्छी वाली, बहुत अच्छी वाली, बहुत अच्छी वाली सारी पूछताछ करके ये तय हो गया, जब उसने कुछ भी नहीं बताया, कि इन लोगों ने हत्या नहीं की है या इनका हत्या में कोई हाथ नहीं है। फिर सब लोग निराश हो गए कि 2 दिन की कड़ी मशक्क़त के बाद भी, एकदम दरवाजे तक पहुंचने के बाद भी हम लोग हत्या की बात नहीं पता लगा पाए, हत्यारे का नहीं पता लगा पाए। हालांकि बहुत ढेर सारे तथ्य इकट्ठा हो गए कि वो लड़की उनसे और इन दोनों लड़कों से बराबर दोनों को बेवकूफ़ बनाती रही और दोनों से ये पैसे और गहने और कपड़े लेती रही। फिर ये कहा गया कि एक बार विनेश को और बुलाइए, हो सकता है वो किसी और के बारे में बताए कि कहीं और किसी और लड़के से इसके संबंध रहे हों और उस लड़के ने इस लड़की को मार दिया हो, ये जान के कि इसके बहुत लड़कों से संबंध हो गए हैं। विनेश को फिर बुलाया गया। विनेश की शुरुआत ही उससे बहुत अच्छी वाली पूछताछ से शुरू की गई। उससे ये कहा गया कि तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम वहाँ जाके पीटे गए थे, तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम वहाँ जाके बंधक बनाए गए थे, तुमने ये क्यों नहीं बताया कि तुम वहाँ पर कपड़े और गहने लेके उसे देने गए थे। बात बिल्कुल सही थी, थोड़ी देर में वो पका गया और टूट गया। तब फिर उसने वो बात बताई जो उन लोगों ने बताई थी कि जब ये जा रही थी तो रोने लगी, 4000 रुपये मुझसे लिए और फिर मुझसे कहा कि हमारे कपड़े, नए कपड़े, हम घर के कपड़े, यूज्ड कपड़े वहाँ अपनी बहन के यहाँ लेके नहीं जाएंगे, बहन के ससुराल वाले क्या समझेंगे हमारे बारे में, तो नए कपड़े हमें, ये कपड़े हमें चाहिए हमें। तो इसने कहा कि अभी तुरंत तो बाज़ार जाना संभव नहीं, तुम जाओ, 2-3 दिन में मैं आके दे दूँगा। फ़ोन से बात करके पूछ के, घर का पता पूछ के वहाँ, और हम इसको वहाँ पहुँचाने गए और जैसे ही कपड़ा पहुँचा के हम लौट रहे थे, हमें 2 लड़कों ने बहुत मारा, गिरा के पीटा। मैं पूछता रहा कि क्या बात है, लेकिन फिर उसके बाद मैं वहाँ से, मुझे लगा कि ज़्यादा पूछने पे मारेंगे, मैं भाग आया। गांव के बाहर निकलते ही मैंने फ़ोन किया कि भाई मुझे 2 लोगों ने पीटा है। कसला ने साफ मना कर दिया कि तुम्हारी कोई गलती रही होगी, मैं नहीं जानती कौन ये दोनों लोग हैं और तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है। मैं अपने बहनोई से कहूँगी कि वो देखते रहेंगे, तुम जब गांव के बाहर आना तो मुझे बता देना, वो तुमको भीतर तक ले आएंगे। ये वैसे आवारा टाइप की गांव ही ऐसा है जहाँ पर इस तरह की दिक्कत है छतारी में। तो खैर वो उसकी बात पर उसने यकीन किया कि कोई अननोन लोग होंगे, अनकंसर्न लोग होंगे जिनका कोई संबंध नहीं है। अगली बार वो लेकर जो उसने फिर फ़ोन किया कि बच्चा हो गया है और उसके कुछ बच्चे के लिए, कुछ उसकी बहन के लिए ये करधनी होती है जो उसमें कमर में पहनी जाती है, चांदी की होती है, और उसके साथ साथ जंजीर और एक अंगूठी बनवा के लाने के लिए कहा। फिर विनेश ने पैसा इकट्ठा करके ये सब बनवाया और लेके वो जैसे ही गांव में घुसा, ये दोनों फिर मिल गए। इन्होंने 3-4 लड़कों को और बुला लिया और फिर इसे अच्छी तरह से पीटा। पीटने के बाद कमरे में बंद किया और
जब ये बार बार रिक्वेस्ट करता रहा कि मसला को बुला लीजिए, और जब मसला आई तो उसने खड़े होके इसको पिटवाया। तब इसका सारा भ्रम टूट गया। जब वो मसला वहाँ से चली गई, लड़कों ने इससे पूछा कि भाई ये माजरा क्या है, वो गहना भी तुम ले आए, कपड़ा भी तुम ले आए, फिर भी हम लोगों से कह के पिटवा रही है। तो फिर उसने बताया कि साहब हम भी लड़कों ने और इसने मेरी समझ में आ गया कि ये हम भी उसी तरह बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं जैसे वहाँ इसने संभवतः कई लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, और हो सकता है कि सबसे इसके संबंध हों। तो इस बात से मैं बहुत कुपित था, मैं बहुत परेशान था, और मैं वेट कर रहा था कब ये वहाँ से लौट के आती है। 1 हफ्ते बाद ये वहाँ से लौट के आ गई। ये आते ही ये पहले सीधे मेरे पास आई और उससे कहा कि देखो, उस समय उन लोगों के सामने अगर मैं ये कहती कि नहीं मैं तुमको जानता हूँ, तो वो मुझे मार डालते, वो तुमको भी मार डालते और हमको भी मार डालते। और हमने अपनी और तुम्हारी जान बचाने के लिए कहा कि नहीं, ये मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, ये बेवकूफ़ बना रहा है, और इसको पीटो। अगर मैं ऐसा न करती तो तुम भी मारे जाते और मैं भी मारा जाता। लेकिन इस बार मैं सतर्क था कि हर बार ये चालाक लड़की बेवकूफ़ बनाती है। 3 बार उसके बाद मैं इसके घर पे गया, लेकिन कोई न कोई उस समय आ गया। मैं जिस मंशा से गया था वो पूरा नहीं हुआ। घटना वाले दिन जो 14 अगस्त 2017 को, घटना वाले दिन सुबह करीब 9 सवा 9 बजे मैं खिड़की पर ही बैठा हुआ था सुबह 7 बजे से, क्योंकि मुझे पता था कि ये लोग थोड़ी देर में बाहर निकलेंगे, खेती किसानी के काम से जाएंगे, और इसके यहाँ और किसी मेल मेंबर को कहीं शादी ब्याह में जाना था। सवा 9 बजे तक सारे लोग निकल गए और ये अकेली बाहर वहाँ खड़ी रही। वहाँ से इसने जो सीटी बजाती थी, एक तरह से कंकड़ मारती थी ये इशारा करने के लिए कि तुम आ जाओ, लेकिन मैं गया नहीं। थोड़ी देर बाद मैं एक खुरपी अपने पैंट की जेब में रख के गया और बहुत तेज़ी से बोला, मैं एकदम सामने है ही है वो। 1 मिनट से भी कम समय में जैसे ही ये भीतर कमरे की तरफ बढ़ी, मैं पीछे से दौड़ता हुआ गया। इसके पहले कि ये कुछ पूछ पाती, कुछ समझ पाती, कुछ कह पाती, मैंने खुरपी से 1 मिनट के भीतर ही 10-20 बार इसके चेहरे पे किए, शरीर में जहाँ जहाँ मैं मार सकता था वहाँ मैंने खुरपी से वार किया, और बिना ये देखे हुए कि ये जिंदा है कि मर गई, क्योंकि चेहरे पे जितने वार किए थे उसके बाद इसका चेहरा बचने का कोई, या इसके चेहरे में कुछ बचा रहने की कुछ बहुत कम संभावना थी। और उसके बाद मैं सीधा घर के भीतर आ गया। घर के भीतर आया, फ़ौरन जो खून लगा हुआ था पैंट शर्ट में उसको उतार के खुरपी को कपड़े में लपेट के, उसी खून आलूदा कपड़े में लपेट के, और हाथ मुंह धो के, और नया जो दूसरा कपड़ा था, नया तो नहीं, दूसरा कपड़ा पहन के, चप्पल की जगह जूता पहन के, और खिड़की से मैं देखता रहा कि पता लगेगा कि ये जिंदा है कि मर गई। वहाँ आने वाला जो पहला शख्स था उसका भाई था संभवतः, वो करीब आधे या पौन घंटे बाद आया। तब तक भीतर से कोई हरकत नहीं हुई, तब मैं समझ गया कि मर चुकी है। वो आया, उसने बॉडी देख के बाहर निकाल के शोर मचाना शुरू किया। जैसे ही उसने शोर मचाया, मैं उसकी पहली बार चिल्लाने पर मैं तैयार बैठा था, तुरंत उसके पास पहुंचा। क्या बात है? उसने कहा, ये देखो, मसला को किसी ने मार दिया है। फिर मैं भी उसके साथ गया, मैंने भी वहाँ रोने का ड्रामा किया। तब तक खैर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। उसके बाद पुलिस वाले आ गए। ये कुल घटना सुनते ही एकदम बिल्कुल कितनी सफाई से, कितने कम समय में, और इतने समय तक इतने सवालों को से बचते हुए एक लड़के ने प्रतिशोध भी कह सकते हैं, धोखा भी कह सकते हैं, और समय भी कह सकते हैं, एक नवयुवती की हत्या कर दी। आज बस इतना ही। 14 अगस्त 17 को ये घटना हुई थी, और 3 दिन के भीतर वीरेश उर्फ बंटी सन ऑफ लटूरी, गढ़िया भोजपुर थाना जवां, उसने बगल वाले प्लॉट में ईंटों के नीचे दबा हुआ उसके खून आलूद कपड़े, वो खुरपी, और जो चप्पल उस समय मौके पर पहना था, वो सब बरामद करा दिए। उनको उसी दिन गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। आज बस इतना ही। कल फिर एक नए इंसिडेंट, एक नए क्राइम के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।